बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मिड टर्म सेक्शन सॉल्व करेंगे, लेक्चर 1 से 18। तो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पास्ट पेपर्स में से ही देखे गए हैं, तो अगर सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आते तो इसी पैटर्न पर आ सकते हैं। Okay, so definition product cost की cost that are linked with the production of goods and are included in the value of inventory। मतलब जिनका प्रोडक्शन से ताल्लुक़ है और इन्वेंट्री में शामिल है, ये हमारे पास एक्सपेंसेस बनते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब गुड हमारे पास बिक जाते हैं, जब वो सोल्ड हो जाते हैं। देन पीरियड कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो कि रिलेटेड नहीं होती प्रोडक्शन से, और इनको चार्ज किस में किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट में। इन द पीरियड दे आर इंकर्ड, जब ये इंकर होती हैं, फॉर एग्जांपल सेलिंग या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं आपके। अच्छा, इनकी बेसिस हमारे पास क्या है, तो रिलेशन का प्रोडक्ट से क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट का डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ होता है, और पीरियड कॉस्ट का प्रोडक्शन से यानी कि ताल्लुक़ नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट। ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री के ट्रीटमेंट में हम इन्हें कैसे देखते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट इन्वेंट्री में शामिल होती है, पीरियड कॉस्ट इन्वेंट्री में शामिल नहीं होती। इसको एक्सपेंस कब किया जाता है, कौन सी स्टेटमेंट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और इसको पीरियड कॉस्ट को करंट पीरियड में हम इसको इनकम स्टेटमेंट में ही रिकॉर्ड करते हैं, चार्ज करते हैं। ओके, एग्जांपल्स इसकी क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग में है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री ओवरहेड, और पीरियड कॉस्ट में एडवर्टाइजिंग या फिर जो सेलिंग में और जो एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ें आ जाती हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मशीन लुब्रिकेंट, तो ये किस कॉस्ट में आप डालेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट में या फिर पीरियड कॉस्ट में। तो देखें, ये हमारे पास डायरेक्टली इसका प्रोडक्शन से ताल्लुक़ है, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा। कहीं एडवर्टाइजिंग की बात होती है तो वो पीरियड कॉस्ट में आएगी। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन है, बेसिकली 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे हैं, तो ऐसे 10 मार्क्स का तो नहीं आएगा, 5 के 2 या फिर 3 मार्क्स के आ जाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो संक कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, अ कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि ये हमारे पास हो चुकी है, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। संक का यही मतलब है ना कि जो डूब गया। संक आई थिंक सिंक डूबने की थर्ड फॉर्म है ना, तो संक कॉस्ट, ये कॉस्ट आपकी वापस रिकवर नहीं हो सकती। ये फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में इररेलेवेंट है, क्योंकि रिकवर तो हो नहीं सकती, तो इसका डिसीजन मेकिंग से फिर आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी आपने बल्क में परचेज़ की है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वो बेनिफिट है फॉरगोन बाय चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन थे, आपने उनमें से एक में इन्वेस्ट कर लिया। एक जो ऑप्शन ए था उसमें आपको पता था मुझे 10% मिल रहा है, और ऑप्शन बी में आपको फॉर एग्जांपल 9% मिल रहा है, बट ऑप्शन बी ज़्यादा सेफ था, आपने ऑप्शन बी कर दिया। तो जो ऑप्शन ए में आपको 10% गारंटीड था, वो आपने ऑप्शन दूसरे ऑप्शन के लिए छोड़ दिया ना इस 10% को। तो ये जो आपने छोड़ दी है, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर हम ये दूसरा वाला प्रोजेक्ट ना लेते, ये वाला ले लेते, तो इतने तो हमें कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना था। ओके, देन इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं, अ कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन अ फर्म व्हेन इट फॉरगोज एन अल्टरनेटिव एक्शन बट मेक्स नो एक्चुअल कैश पेमेंट। ये थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, लेकिन इसमें कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी जिसमें हमें कैश पे करना पड़ रहा था, राइट। लेकिन ये इम्प्लिसिट कॉस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल जो ओनर है बिज़नेस का, उसके अपने पास कुछ मौजूद हो, जैसे कि एक जो हमारा बिजनेसमैन था उसको लैंड चाहिए था, राइट। उसने लैंड पर फैक्ट्री बनानी थी, बट उसको याद आया कि मेरा तो कोई अपना लैंड भी है, उसका कोई भी उसकी विरासत का लैंड हो सकता है, उसके दोस्त का लैंड है, जिस पे वो पेमेंट किए बगैर ये ऑप्शन चूज़ कर सकता है कि मैं इधर अपनी फैक्ट्री बना लूँ। तो अब वो बेसिकली रेंट तो देगा नहीं, लेकिन उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो तो एक कॉस्ट है ना, तो वो कॉस्ट जो कि इम्पोज होती है जब अल्टरनेटिव एक्शन हम चूज़ करते हैं लेकिन उसमें कोई एक्चुअल कैश पेमेंट ना हो। देन एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो है जो कि जिसमें एक्चुअल कैश पेमेंट हो, जो कि हमने फ्यूचर में देनी हो। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारे पास क्या है, जो इनकर हो गई एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ ट्रांजेक्शन, और उसको एक परचेज से वेरीफाई भी कर लिया गया हो, और यानी कि
ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? कोई एग्रीमेंट या फिर किसी इनवॉइस के ज़रिए से। इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है एसेट्स को वैल्यू करने के लिए। ओके, देन वी हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट कॉस्ट को हम कॉस्ट यूनिट में इजीली ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपके पास पेन है तो इसमें आप हर चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं कि इसकी निब कितने की थी, इसकी बॉडी कितने की है, इसके अंदर कोई इंक वाला मतलब कि सेक्शन है जहाँ पर इंक डाली जा सकती है, कोई स्प्रिंग है, तो ये सब आप ट्रेस कर सकते हैं अगर, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जो आप ट्रेस नहीं कर सकते वो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, जिस फैक्ट्री में पेन बन रहा था उधर डिफरेंट डिपार्टमेंट थे। अब पूरी फैक्ट्री का जितना रेंट है उसको आप कैसे एक डिपार्टमेंट को थोड़ी डाल देंगे, तो इसको आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। और डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास इसकी क्या एग्जांपल्स है? डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट में रेंट आ जाता है, सैलरीज आ जाती हैं, मशीन्स की डेप्रिसिएशन आ जाती है। इसको हम प्रोडक्ट में डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं डायरेक्ट को, और इसको हम ओवरहेड में एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या फ़र्क है? तो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं बेसिकली ये उनकी टाइप हैं। तो एक कॉस्ट सेंटर होता है, ये बेसिकली वो डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें रेवेन्यू का कोई हमारे पास ताल्लुक नहीं है, जैसे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया। प्रॉफिट सेंटर ये हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए भी साथ में हमारे पास ज़िम्मेदार है, राइट? क्योंकि इसमें कॉस्ट तो आ रही है बट इससे हम कुछ रेवेन्यू भी अर्न कर रहे हैं। जिस तरह के मैनेजर जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक नहीं होता कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये प्रॉफिट सेंटर है। बट जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है ये डिपार्टमेंट हमारे पास कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रेवेन्यू के लिए भी, और जो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बेस है उसके लिए भी। तो की डिफरेंस इसका प्रॉफिट सेंटर से यही है कि डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो डिसीजन भी लेंगे कि हमने इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है? ओके, देन वी हैव जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ आप कहते हैं जिसे, इसका पर्पस क्या है? और EOQ आपने कैलकुलेट करना है अगर एनुअल डिमांड आपको दी गई है 2500 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹80 और होल्डिंग कॉस्ट ₹15 पर यूनिट पर ईयर। ओके, तो EOQ बेसिकली हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है ऑर्डर करने की। आपने कुछ ऑर्डर करना है अपनी फैक्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ऑर्डर आप किस क्वांटिटी में करें जिससे हमारे पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए, यानी कि उसको रखने की भी तो हमारे पास कॉस्ट आती है इन्वेंट्री में, वो कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि हम सम करें जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो उसकी कैरिंग कॉस्ट है, उसको होल्ड करने की कॉस्ट है, तो ये हमारे पास बेसिकली टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है कि हमने सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट क्वांटिटी निकालनी है जिसमें हम एक वक्त में जो ऑर्डर कर सकें, ताकि उसको रखने की कॉस्ट और उसको ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है वो हमारे पास बैलेंस हो सके। ओके, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बेसिकली इसका फॉर्मूला है कि √2 इंटू जो एनुअल डिमांड है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया कैरिंग कॉस्ट पर ईयर, कैरिंग कॉस्ट से, ठीक है। तो जो आपको वैल्यूज़ दी गई थी, एनुअल डिमांड देखें क्या दी गई थी, 2500 यूनिट्स, ठीक है, तो 2 फार्मूला का आ गया, देन इंटू 2500 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है ₹80 और डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट क्या दी हुई है, जिसे होल्डिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, ₹15। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 163 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आंसर। देन इससे रिलेटेड फार्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पर ईयर निकालने हैं, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो बेसिकली आपको एनुअल डिमांड दी गई है, ठीक है, जैसे कि इसी क्वेश्चन में से देख लेते हैं, इसमें एनुअल डिमांड तो दी गई है, राइट, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने निकाल ली है, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर कितने हैं। तो जो एनुअल डिमांड है लाइक 2500, तो उसको डिवाइड कर लेंगे 163 से, जो EOQ हमारी क्वांटिटी आई है, ठीक है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर कहेंगे तो उसको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो आपको दी गई थी। देखें, फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 163 ही दिए गए हैं, तो आपने टोटल ऑर्डरिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दी गई होगी, ये देखें, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹80, तो आपने इसको 80 से मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, और टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसके लिए बेसिकली आपने EOQ को, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को
डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, ठीक है। अच्छा, वट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बिन कार्ड। बिन कार्ड से आपको क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती? तो बिन कार्ड बेसिकली हमारे पास स्टोर्स में रखा जाता है। अच्छा, केप्ट इन द स्टोर एंड रिकॉर्ड्स क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम रिसीव्ड, इशूड एंड द बैलेंस। बेसिकली स्टोर में ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है कि हर जो आइटम आया उसकी क्वांटिटी को, जो इशू हुआ है और जो बैलेंस बचा है, ठीक है। ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है? तो ये हमें रीऑर्डर लेवल इसमें बताया गया होगा, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक का लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन। लेकिन ये क्या नहीं बता सकता, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमें नहीं बता सकता कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। अब इन कार्ड रिकॉर्ड्स क्वांटिटीज़ ओनली, सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, मॉनेटरी वैल्यूज़ को हमारे पास रिकॉर्ड नहीं करता। मतलब कि उसकी जो कैश वैल्यू या फिर जो भी उसकी कॉस्ट है वो हमें नहीं बता सकता। देन हमने डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर। अच्छा, तो परचेज रिक्विजिशन को बेसिकली इशू करता है स्टोर इंचार्ज, और किसको इशू करता है? परचेज डिपार्टमेंट को। इसके नाम से पता चल रहा है परचेज, ठीक है। तो किसको इशू किया जाएगा? परचेज डिपार्टमेंट को। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ परचेज रिक्विजिशन इज़ टू रिक्वेस्ट टू परचेज मटीरियल्स, कि हम रिक्वेस्ट करें कि ये मटीरियल हमें परचेज़ करने हैं। और परचेज ऑर्डर क्या है? ये इशू कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट। किसको करता है? सप्लायर को। और इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ परचेज ऑर्डर इज़ टू मेक अ फॉर्मल ऑर्डर, यानी कि हम एक फॉर्मल ऑर्डर प्लेस करें, किसके साथ? सप्लायर के साथ। अच्छा, और डॉक्यूमेंट किस में लिखा जाता है? बेसिकली ये डॉक्यूमेंट हमारे पास एक होता है गुड रिसीव नोट, ठीक है। तो ये इशू कौन करता है? ये रिसीविंग डिपार्टमेंट इशू करता है। और किसको इशू करता है? अकाउंट्स एंड स्टोर्स को। और गुड रिसीव नोट का क्या पर्पस होता है हमारे पास? कि कंफर्म गुड रिसीव्ड, कि जो आपको गुड्स मिल चुके हैं उनको कंफर्म किया जाए, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी को चेक कर लिया जाए। तो ये लिख से नोट, यानी कि जब परचेज़ हो जाएगी मुकम्मल, तो उसके बाद ये गुड रिसीव नोट की बारी आती है। अच्छा, जब मटेरियल रिक्विजिशन हमारे पास प्रोडक्शन के लिए हो, तो वो हमारे पास स्टोर इंचार्ज को भेजी जाती है और अप्रूव उसे प्रोडक्शन मैनेजर करता है। और परचेज रिक्विजिशन जब कुछ ख़रीदना हो, ठीक है, तो वो कौन इशू करता है? स्टोर इंचार्ज परचेज डिपार्टमेंट को। और परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट इशू करता है सप्लायर को। ये हम देख चुके हैं। अच्छा, टाइम वेस्ट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम में क्या फ़र्क है? तो बेसिकली टाइम वेस्ट सिस्टम में हम वेजेस निकालते हैं आवर्स की बेस पर, या फिर जितना टाइम स्पेंड हुआ है, और पीस रेट में यूनिट्स की बेस पर। और टाइम वेस्ट सिस्टम में हमारे पास, या फिर टाइम रेट के लिए, इसमें वर्कर को एक फ़िक्स्ड इनकम गारंटीड होती है, और पीस रेट में वर्कर को स्लो प्रोडक्शन का रिस्क होता है। क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास टाइम वेजेस में ज़्यादा बेहतर होता है, और पीस रेट में वर्कर्स को जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि वो कहेंगे जितने ज़्यादा ऑर्डर बन रहे हैं, जितने ज़्यादा पीस बन रहे हैं, उस हिसाब से हमें पेमेंट हो रही है। तो वो इस जल्दी के चक्कर में उनकी क्वालिटी सफ़र कर सकती है। अच्छा, टाइम वेस्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और जॉब हमारे पास इसमें स्किल्ड जॉब्स होती हैं, क्वालिटी यहाँ पर मैटर करती है। लेकिन पीस रेट सिंपल है, रेपिटेटिव है, और मेजरेबल इसमें जॉब्स हैं। अच्छा, टाइम वेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कि जितने घंटे काम किया है उसको 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और पीस रेट में जितने यूनिट्स बनाए हैं उसको 1 यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ग्रॉस अर्निंग्स अंडर हॉल्जी प्रीमियम प्लान। फॉर एग्जांपल आपको वेज रेट दिया गया है कि ₹3.50 पर आवर, और टाइम आपके पास अलाउड है 21 आवर्स, और टाइम एक्चुअली जो टाइम टेकन है वो 19 आवर्स है। तो सबसे पहले तो आप टाइम सेव्ड निकालेंगे कि जितना टाइम अलाउड था उसमें से टाइम टेकन को माइनस कर देंगे, तो कितने घंटे बचे? 2 घंटे बचे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 आवर्स बच जाते हैं, तो इसका मतलब फिर आपको कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो जितना टाइम दिया गया था उसी में काम किया है। बट यहाँ पर आपने टाइम सेव कर लिया, तो ये सेव टाइम हमारा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अच्छा, तभी हमें बोनस मिलेगा। ओके, जो हॉल्जी प्रीमियम प्लान है उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं 50%, ठीक है। तो 50% को मल्टीप्लाई करना है टाइम सेव्ड से, और फिर जो रेट पर आवर था यानी कि 3.50 उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 50% बेसिकली क्या होता है? 50 डिवाइडेड बाई 100, जो कि 0.50 होता है। तो उसको यहाँ लिख लिया, और हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारा हॉल्जी प्रीमियम प्लान के मुताबिक
ग्रॉस अर्निंग हो गई। ओके, लेकिन ग्रॉस अर्निंग्स निकालनी है, रुके, तो ये बेसिकली बोनस आ जाएगा, राइट। वेट, ये जो आएगा ये हमारे पास बोनस होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ग्रॉस अर्निंग निकालनी है। ग्रॉस अर्निंग का क्या मतलब होता है, जो टोटल अर्निंग है, यानी कि जो आपकी बेसिक पे थी उसमें आपने ऐड कर देना है बोनस को, तो ग्रॉस अर्निंग आएगी। ये अभी आपने सिर्फ बोनस निकाला है, ठीक है। तो बेसिक पे भी साथ में निकाल लें, यानी कि 19 आवर्स काम किए और बेसिक रेट क्या था 3.50, तो 19 मल्टीप्लाइड बाई 3.50, तो ये हमारे पास आ रहे हैं ₹66, राइट। तो ये बेसिक पे आ गई। और बोनस हमारे पास कितना बन रहा था, वो भी हमारे पास सिर्फ यानी कि ₹3.50 बन रहा था। तो इस 66 में आप ऐड कर देंगे, 66.50 में ऐड कर देंगे 3.50, ठीक है। तो ग्रॉस अर्निंग आ जाएगी। अच्छा, अफेक्टिव रेट अगर आपको कहा गया निकालने का, तो अफेक्टिव रेट से मतलब होता है कि देखें ये तो हमारे पास जो बेसिक रेट था, ठीक है, वेज रेट था, लेकिन बोनस के बाद जिस रेट पर हमें वेजेस मिले हैं, तो अफेक्टिव रेट तो वही हुआ ना, क्योंकि अफेक्ट में तो वही आ रहा है, ठीक है। तो अफेक्टिव रेट का मतलब है बोनस निकालने के बाद जो टोटल बना है वो किस रेट पर हमें मिला है। तो मतलब कि जो आपके पास ग्रॉस अर्निंग्स आ गई हैं, उस ग्रॉस अर्निंग को आपने डिवाइड कर देना है टाइम टेकन से, और जो एक्चुअल टाइम टेकन है जितना आपने जिसमें काम किया, ठीक है, ना कि जो टाइम अलाउड था, तो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वाला रेट आता है ₹3.68 पर आवर। अच्छा, रोवन वर्सेस होल्जी, इनके प्रीमियम प्लान में क्या डिफरेंस है, देखें। जो होल्जी है उसमें आपने 50% ऑफ टाइम सेव्ड रेट पर निकाल लें, ठीक है। टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट करते हैं और उसका 50% निकाल लेते हैं। और वर्कर और एम्प्लॉयर शेयर सेविंग्स इक्वली, जो भी सेविंग होती है, देखिए 50% मिल रहा है ना, तो बाकी 50 कहाँ जा रहा है, वो आपके एम्प्लॉयर के पास, जो बॉस हैं आपके, यानी कि और जिनका पूरा बिजनेस है उनके पास जा रहा है, ठीक है। देन रोवन में क्या होता है, बोनस रेट टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें क्या होता है, जो बोनस है, बोनस परसेंटेज इंटू टाइम टेकन इंटू रेट, इसमें हमें रेट बताया नहीं गया, ठीक है। जिस तरह होल्जी में हम 50% इज्यूम कर लेते हैं, इसमें बोनस रेट बेसिकली आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूला से। अच्छा, हाई लेबर टर्नओवर के बिज़नेस पर क्या इफेक्ट होते हैं, तो लेबर टर्नओवर बेसिकली क्या है, वो रेट जिस पर एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं या फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। जो हाई रेट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट को ज़्यादा बढ़ा देता है हमारे पास, और हम तो चाहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज़ हो, तो बहुत ज़्यादा लेबर टर्नओवर एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि आपको रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग बार बार करानी पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोडक्शन में इंटरप्शन आ जाती है कि जो स्केजुअल पे पहले आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, देन नए आ जाते हैं, तो ये स्केजुअल डिस्टर्ब होते हैं। देन प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि जो नए वर्कर्स हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। अब न्यू वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, वो मशीनरी या टूल्स का कोई डैमेज भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ काम करने की आदत नहीं है। इंक्रीज वेस्टेज, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव यूनिट्स, क्योंकि बार बार आपके एम्प्लॉयज़ ही चेंज हो रहे हैं, तो वेस्टेज भी ज़्यादा होगी। अच्छा, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर, क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे तो ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस लगेंगे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू एम्प्लॉयज़, क्योंकि आधे जो हैं वो नए होंगे, कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनको कोऑर्डिनेशन में भी मसला आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लेबर टर्नओवर के दो कॉजेज़ हो सकते हैं, दो टाइप्स के, अनअवॉइडेबल एंड अवॉइडेबल। तो जो अनअवॉइडेबल है, अब किसी की रिटायरमेंट हो रही है तो उसको आप ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, या फिर किसी की डेथ हो गई है, कोई बीमारी है, कोई डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आप बेसिकली एज एन एम्प्लॉयर इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब अवॉइडेबल कौन से हैं, अगर पूरे वेजेस आप दे रहे हैं तो आप वेज बढ़ा सकते हैं। प्रमोशन आप सही से नहीं कर रहे तो आप ठीक प्रमोशन करें, फेयर करें। अगर वर्किंग कंडीशन सही नहीं है आप उनको सही कर सकते हैं, तो ये अवॉइडेबल कॉजेज़ हैं। अच्छा, ग्रुप बोनस सिस्टम और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो बेसिकली व्हेन एन इंडिविजुअल आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड सेपरेटली, कंपनीज इंट्रोड्यूस अ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम वेयर एंटायर टीम शेयर्स अ बोनस। मतलब कि आप एक इंडिविजुअल को अगर आप उसका
बोनस कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 5 लोगों की टीम काम कर रही थी और उस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप उसमें से किसी एक को दें, इससे काफ़ी क्लैशेस भी आ सकते हैं। तो आप बेसिकली एज अ ग्रुप उनको बोनस दे देते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये स्टैंडर्ड अलाउड टाइम इज सेट फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब। एक तो स्टैंडर्ड टाइम रखा गया होगा, अगर एक्चुअल टाइम जो उन्होंने लिया है वो टाइम अलाउड से ज़्यादा है तब सिर्फ उनको उनकी बेसिक वेजेस मिलेंगे। अगर जो उन्होंने टाइम लिया है वो टाइम अलाउड से कम है तब उनको एक बोनस मिलेगा, ठीक है। और बोनस सारे ग्रुप मेंबर्स शेयर करेंगे, जो जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, किसी ने बहुत ज़्यादा काम किया तो उसको उस प्रपोर्शन के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन सबको मिलेगा, ठीक है। ग्रुप बोनस लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करता है, ठीक है। और एक्सीडेंट, स्पॉइलेज, वेस्टेज, ये सब, एब्सेंटीज़म, और क्योंकि एज अ ग्रुप फिर लोगों को होता है कि हमें एज अ ग्रुप मिला है, ये नहीं होता कि कुछ हमारे साथ अनफेयर हुआ है, राइट, ओके। और ये एब्सेंटीज़म कैसे कम होता है कि लोग इतने एब्सेंट नहीं रहते, बिकॉज उन्हें ये होगा ना कि हमारे ग्रुप मेंबर्स को मिल रहा है, उन्हें काम करना है, हम भी ग्रुप में अच्छा परफॉर्म करें, लाइक डैट, ओके। देन वी हैव फैक्ट्री ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन और वेरिएंस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से, ओके। कॉस्ट एलोकेशन बताना है, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट। तो जो कॉस्ट एलोकेशन है इसका मतलब क्या है, चार्जिंग अ होल आइडेंटिफाइबल कॉस्ट डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर। इसमें एक हमारे पास आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होती है जिसको हमने एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर से चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री मैनेजर की जो सैलरी है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज कर दी जाए, राइट, क्योंकि वो फैक्ट्री को मैनेज कर रहे हैं ना। देन जो अपॉर्शनमेंट है ये क्या है कि हम डिवाइड करें शेयर्ड कॉस्ट को, ठीक है, अमंग 2 और मोर कॉस्ट सेंटर्स। इसमें बेसिकली एक कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट पूरी जा रही थी, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रपोर्शन में और टू एस्टिमेटेड बेनिफिट, कि जिसने जितना बेनिफिट दिया है जिस डिपार्टमेंट से, जिसकी जितनी कॉस्ट आई है उस हिसाब से हम, लाइक रेंट की आपको एग्जांपल देते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्ट्री डिपार्टमेंट्स, जो फ्लोर एरिया है जिस डिपार्टमेंट का ज़्यादा एरिया उस हिसाब से उसको ज़्यादा हम रेंट अपॉर्शन कर देंगे। कि फॉर एग्जांपल एक कनाल की बिल्डिंग है, उसमें से जो 10 मरले हैं वो किसी एक डिपार्टमेंट को जा रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और बाकी हर डिपार्टमेंट छोटा छोटा एक एक मरले पर बना हुआ है, तो ज़्यादा रेंट फिर किसको जाना चाहिए। बट पूरा रेंट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं डाल सकते क्योंकि हमने डिवाइड करना है इसको एक से ज़्यादा कॉस्ट सेंटर्स में। अच्छा, रीअपॉर्शनमेंट क्या है, ट्रांसफरिंग सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जो सर्विस वाले डिपार्टमेंट हैं उनकी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो इसे हम रीअपॉर्शनमेंट कहते हैं। जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कॉस्ट है उसको डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को दे दिया गया, क्योंकि मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मेंटेनेंस ही हो रही है ना। तो जिस देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए था और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी था, तो इसकी मेंटेनेंस ए वाले की ज़्यादा हो रही थी और बी वाले की ज़रा कम हो रही थी, राइट। तो फिर ज़्यादा मेंटेनेंस की कॉस्ट हम किसको डाल देंगे, ए डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो बेसिकली ये सर्विस डिपार्टमेंट था एक अलग से, लेकिन ये जिनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उनको हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है, अच्छा, अपॉर्शन करनी है। कॉस्ट एब्जॉर्प्शन ये क्या है कि हम हमारे पास जो ओवरहेड होता है उसे हम ऐड कर दें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग अ प्री डिटरमाइंड रेट। लाइक हम एक रेट पहले से निकाल लें, एस्टिमेट कर लें, और जो ओवरहेड आ रहा है उसे हम इस रेट के मुताबिक जो हमने डिटरमाइन किया था कॉस्ट में ऐड कर दिया जाए, ठीक है। जैसा कि फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड एट ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये हमने एस्टिमेट किया, प्री डिटरमाइंड रेट रख दिया कि ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड को हमने एब्जॉर्ब करना है। अच्छा, अपॉर्शनमेंट की कौन कौन सी बेसिस बनाई जा सकती हैं, तो बेसिकली बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन या फिर उसका रेंट किस हिसाब से, फ्लोर एरिया के हिसाब से, ठीक है। मशीन की जो डिप्रिसिएशन है या फिर प्लांट की इंश्योरेंस है उसकी क्या बेसिस बन सकती हैं, कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीनरी की, मशीनरी की क्या वैल्यू है। मेंटेनेंस और रिपेयर की क्या बेसिस बन सकती हैं कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं या फिर मशीन आवर्स कितने हैं। कैंटीन या वेलफेयर जो है उसकी कॉस्ट की बेसिस भी अपॉर्शनमेंट की बेसिस हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स बन सकते हैं। ओके, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी इसकी बेसिस बन सकते हैं मशीन आवर्स या फिर HP ऑफ मशीन्स।
HP बेसिकली हॉर्स पावर, जो हमारे पास एक यूनिट है पावर को मेजर करने का। अच्छा, देन वी हैव प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स, इनको कैसे कैलकुलेट करना है, और ओवर या अंडर प्लाइड ओवरहेड। अगर आपको गिवन फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया गया है ₹2 पर आवर, और जो बजटेड ओवरहेड है 3000 आवर्स के लिए वो ₹8000 है, और बजटेड ओवरहेड 7000 आवर्स के लिए ₹12,000 है, एक्चुअल ओवरहेड ₹9000 का है, और एक्चुअल वॉल्यूम ये दिया गया है। तो स्टेप 1 आपने क्या करना है, जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है वो निकालना है। कैसे? जो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है, राइट, ₹2, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल आवर्स से। एक्चुअल आवर्स कितने थे हमारे पास? सी, ये बेसिकली दिए गए हैं 5000 आवर्स, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ₹10,000 आ गए। अब आपने बजटेड जो फैक्ट्री ओवरहेड है एक्चुअल वॉल्यूम के लिए उसको निकालना है। देखिए, वेरिएबल रेट हमारे पास है, हमारे पास 2 बजट्स दिए गए थे, ठीक है। एक हमारे पास ₹12,000 का और ₹8,000 का। इतने आवर्स होते तो 8,000 था, इतने होते तो 12,000 था। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें और उसको डिवाइड कर दें जो इनके आवर्स थे, आवर्स के डिफरेंस से, तो ये हमारे पास वेरिएबल रेट आ गया ना, कि इतनी बीच में वेरिएंस आ सकती है, ठीक है। तो वो हमारे पास ₹1 पर आवर आ गया। देन फिक्स्ड कॉस्ट जो कि चेंज नहीं हो रही, इनमें तो वेरिएंस आ रही थी ना, जो चेंज नहीं हो रही वो बेसिकली कितनी है, वो हमारे पास ये 3000 आवर्स वाली है। अब आप कहेंगे क्यों ये वाली क्यों नहीं है 7000 वाली? क्योंकि एक्चुअल आवर्स देखें वो 5000 आवर्स हैं, तो 5000 में 3000 तो हमारे पास पक्का इनकर हुए हैं ना, ये 3000 आवर्स तो पक्का लगे हैं, ठीक है। बाकी जो 7000 है उनमें से हमारे पास नहीं लगे, तो इसलिए ये फिक्स्ड है। 3000 पे जो कॉस्ट आई थी ₹8,000, ठीक है, तो वो 8000 हमारे पास फिक्स्ड है। अच्छा, अब इस फिक्स्ड में से आपने माइनस कर देना है वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय जो आवर्स थे हमारे 3000। तो बेसिकली फिक्स कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है, बेसिकली जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है, राइट, तो टोटल में से आप वेरिएबल वाली को माइनस कर देंगे तो फिक्स्ड आ जाएगी ना, ठीक है। तो टोटल हमें बेसिकली 8000 आई थी, राइट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल तो ये आई थी ना 9000। तो इसमें बेसिकली फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए आपने अभी एक्चुअल देखना ही नहीं है, आपने सिर्फ बजटेड देखना है, ठीक है। तो बजटेड में जो हम टोटल फिक्स देख रहे हैं उसमें हमने लोअर पॉइंट देखना है, ठीक है। तो वो लोअर पॉइंट हमारे पास यही था, ठीक है, 8000 वाला। तो इसमें से माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालनी, ये वेरिएबल रेट निकाला था मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल आवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आवर्स जो कि हमारे पास 3000 थे, राइट। तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। देन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड 5000 आवर्स के लिए वो कितना हो जाएगा, ये 5000 में आप ऐड कर रहे हैं 1 × 5000, मतलब बेसिकली जो ये तो बजटेड फिक्स हो गया ना हमारे पास, और इसमें हम ऐड करेंगे जो वेरिएबल हमने रेट निकाला था और मल्टीप्लाइड बाय जो बजटेड हमारी एलोकेशन की बेस थी, जिसके लिए बजटेड एलोकेशन के लिए हमने ये एक्चुअल वॉल्यूम एक्चुअल आवर्स जो थे वो यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बजटेड में जब हम एक्चुअल आवर्स को यूज़ कर रहे हैं इसे नॉर्मल कॉस्टिंग भी कहते हैं, नॉर्मल कॉस्टिंग। अच्छा, देन वी हैव ओवर और अंडर अप्लाइड। तो ये हमें देखना पड़ेगा हमने ओवर अप्लाई कर दिए कि अंडर अप्लाई। तो इसके लिए जो अप्लाई हमने किया था उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल। तो एक्चुअल आप देखें तो वो हमारे पास था 9000, राइट, और हमने कितना अप्लाई कर दिया, हमने 10000। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमारा ज़्यादा था, ठीक है, और एक्चुअल में कम आया, मतलब कि हमने ओवर अप्लाई किया, ठीक है। और कितना ओवर अप्लाई किया वो आपको सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा, ₹1000 ओवर अप्लाई किए। ओके, की वेरिएंस के क्या रूल्स हैं हमारे पास कि अगर ओवर अप्लाई किया है, मतलब कि जो ओवर अप्लाई कब होगा, तब होगा जब अप्लाइड हमारे पास ज़्यादा होगा एक्चुअल से, ये फेवरेबल है, ठीक है। अंडर अप्लाइड कब होगा, जब अप्लाइड कम है एक्चुअल से, ये अनफेवरेबल है। ओके, स्पेंडिंग वेरिएंस हमारे पास कैसे आएगी, जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है एक्चुअल वॉल्यूम के लिए माइनस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। वॉल्यूम वेरिएंस अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस कर देंगे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल वॉल्यूम। ओके,
देन वी हैव सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग रिपीटेड अपॉर्शनमेंट मेथड। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, उसमें हमारे पास 2 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। तो अब जो ए डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, उसको 50% सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अपॉर्शन की जाएगी, राइट, और 40% वाई सर्विस डिपार्टमेंट की। बी को 30% एक्स की और 50% वाई की अपॉर्शन की जाएगी। एक्स को सर्विस डिपार्टमेंट को वाई की 20% और वाई को एक्स डिपार्टमेंट की 10%, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही करना है, जो एक्स की आपको कॉस्ट दी गई होगी, ठीक है, उसका 50% आपने डिपार्टमेंट ए के अंडर लिख दिया, उसका 30% डिपार्टमेंट बी के अंडर, राइट, और अपने में तो जाहिर है वो पूरी कॉस्ट आप एज नेगेटिव लिख दें या फिर इधर सिर्फ आप एक डैश भी डाल दें, राइट, ओके। और वाई को 10%। इसी तरह आपने वाई के लिए करना, ठीक है। ये एक्स की अपॉर्शनमेंट हो गई। अच्छा, अब इसकी प्राइमरी कॉस्ट में आपने ऐड कर दिया जो आपने अपॉर्शन की है, इसकी प्राइमरी कॉस्ट में भी, वाई की प्राइमरी कॉस्ट में भी, तो सब टोटल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही स्टेप आपने वाई के लिए करने हैं। क्या करना है बेसिकली, कि जो वाई था आपके पास 5000, इसका 40% आपने अपॉर्शन कर दिया यहाँ पे, 50% यहाँ पे और 20% यहाँ पे, और यहाँ बेसिकली ये पूरी अमाउंट लिख दें या फिर डैश डाल दें, ठीक है। देन ये जो सब टोटल था इसमें ऐड कर दिया ये वाई की अपॉर्शनमेंट वाला भी, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक्स में अभी कुछ बचा था, ठीक है। जब आप इन सबको टोटल करेंगे, इसको इसको इसको, ठीक है, इन सबको टोटल करेंगे तो बेसिकली ये 617.50 रुपीज़ आपके पास बच गए। तो इनको दोबारा अपॉर्शन कर देना है। अब इस 617 का आपने बेसिकली 50% यहाँ लिख देना है, 30% यहाँ लिख देना है, और इधर कुछ भी नहीं आएगा, बेसिकली डैश लिखते हैं या फिर यही अमाउंट लिखते हैं, और वाई में इसका 10% आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने सब टोटल कर लेना है। अब वाई का क्या बचा था, वाई का बेसिकली हमारे पास 61 बचे थे रुपीज़, तो इनको दोबारा अपॉर्शन कर लेना है। इस बार इस 61 का 40% यहाँ लिख देना है और 50% यहाँ लिख देना है और 20% यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो इनको फाइनल दोबारा टोटल कर लेना है आपने। तो अगर तो आपके पास फिर भी कुछ अमाउंट बच जाती हैं, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसको दोबारा पोर्शन कर लेना है। सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 या 2 रुपीज़ हैं, इस तरह 5 रुपीज़, तो वो इनसिग्निफिकेंट है, तो उनको आपको दोबारा पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम रिपीटेड अपॉर्शनमेंट मेथड भी कहते हैं। तब तक हम अपॉर्शन करते रहते हैं जब तक वो नेग्लिजिबल नहीं बन जाती, क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है। देन वी हैव जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसमें बेसिकली आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट निकालना है। एक जॉब के लिए आपके पास सेल प्राइस दी गई है और कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। ये डायरेक्ट मटेरियल 5 मीटर्स एट रेट ऑफ ₹20, डायरेक्ट लेबर, ओके, डायरेक्ट लेबर रुपीज़ 8 और 14 आवर्स एट रेट ऑफ ₹8, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड और टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओके, अब आपने एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालना है कि जो बजटेड FOH था उसको टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स पर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर आ गया। अच्छा, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट भी निकालना था, राइट। तो अभी तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकाला है। अब हम अपनी ये स्टेटमेंट बना लेते हैं कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल जो था उसका रेट हमें दिया गया था, तो हमने 5 मीटर को ₹20 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी अमाउंट आ गई। डायरेक्ट लेबर को भी हमने 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया, उसकी अमाउंट भी आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड हमने यहाँ पर हमें दिया हुआ ₹5 पर आवर हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, पर डायरेक्ट लेबर आवर, और डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें दिए हुए हैं 14, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। और अब हम टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे इन सबको ऐड करके, ठीक है। अब प्रॉफिट जो है वो 20% है कॉस्ट पर, यानी कि कॉस्ट हमारे पास क्या है, 282, तो 282 का 20%, ठीक है, 0.20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 और 56.40। और सेल्स प्राइस क्या है,
तो सेल्स प्राइस बेसिकली वही होगी हमारे पास जो कि हमने जो टोटल कॉस्ट आई थी और उसमें प्रॉफिट ऐड करते तो, ठीक है। यानी कि इतनी हमारी कॉस्ट थी, इतना हमने प्रॉफिट कमाया, तो बेचा हमने इतने का, ठीक है। अब नोट हमें दिया गया एक सेल्स प्राइस पे कि जो प्री डिटरमाइंड सेल प्राइस थी वो ₹505 थी, लेकिन जब कॉस्ट हमने प्लस की 20% ऑन कैलकुलेटेड कॉस्ट, तो वो हमें देता है ₹338। मतलब कि चाहे यहाँ पर हमें सेल्स प्राइस इतनी दी हुई थी, लेकिन जब हमने अपना प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेल्स प्राइस इतनी आई है, ठीक है, इतनी आई है। तो अगर आपका कैलकुलेशन के बाद प्रॉफिट इतना ऐड करने के बाद फिगर सेम उस प्राइस जितना नहीं आ रहा, तो आपने फोर्सफुली इसको फिट करने की ज़रूरत नहीं करनी अनलेस आपको अदरवाइज स्पेसिफाई किया हो तो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास इक्वल होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब के। और प्रॉफिट हमें पता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स अगर ₹505 दी हुई है, तो प्रॉफिट हमारे पास कैसे आ जाएगा कि उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे। ये हम कब निकालते हैं ऐसे प्रॉफिट? अगर हमें ये ना कहा गया होता कि 20% है वो हमारे पास किस चीज़ का, देखें यहाँ पर कहा गया था 20% कॉस्ट का, ठीक है, कॉस्ट में 20% ऐड करें तो वो हमारा प्रॉफिट। अगर ये ना कहा गया होता, वैसे ही हमें ये कहा गया होता कि प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, तो देन हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास? हर जॉब डिस्टिंक्ट होती है और उसकी अपनी जॉब कॉस्ट शीट होती है। और कब यूज़ किया जाता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को? जब प्रोडक्शन हमारे पास बेस हो कस्टमर ऑर्डर्स पर, ठीक है, यानी कि कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसी बेसिस पर प्रोडक्शन होगी, मैस प्रोडक्शन नहीं हो रही। कॉस्ट एक्यूमुलेट हमारे पास होती हैं सेपरेटली हर जॉब के लिए। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, कस्टम फर्नीचर और प्रिंटिंग ऑर्डर्स या फिर ऑडिट इंगेजमेंट्स। देन वी हैव इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होती है या इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए। तो इक्विवेलेंट यूनिट हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लीट यूनिट्स होते हैं दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनपुट्स, जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते थे उन इनपुट से जो कि हमने ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड प्रोवाइड किए हैं, कंसिडरिंग द वर्क डन ऑन पार्शियली कंप्लीट यूनिट्स। उन यूनिट्स को देखते हुए हम ये बता सकते हैं जो कि अभी पार्शियली कंप्लीट हुए हैं, पूरे कंप्लीट नहीं हुए, उन पर कितना काम हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट यूनिट्स इज इक्वल टू जो यूनिट कंप्लीट हो गए हैं प्लस वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स जिन पर अभी काम चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के वो कितने % कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल 12,500 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं प्लस ट्रांसफर्ड आउट, और 1500 यूनिट्स अभी वर्क इन प्रोसेस में हैं जो कि 25% कंप्लीट हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो गए? ये 12,500 यूनिट्स ये तो कंप्लीट थे, ठीक है, इसमें ऐड किया जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में थे, मल्टीप्लाइड बाय जितने % वो कंप्लीट हो गए थे, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स इतने बन गए। अच्छा, देन वी हैव कंप्यूट इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो ट्रांसफ़र हमने करनी है इतने यूनिट्स। वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास सारे मटेरियल का ऑल मटेरियल है, यानी कि 2/3 लेबर का और फैक्ट्री ओवरहेड का 8,000 यूनिट्स जो कि हमारे पास बनते हैं, ठीक है, यानी कि सारे मटेरियल को और 2/3 ऑफ लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को मिला के। अच्छा, कॉस्ट हमारे पास है मटेरियल कितनी, लेबर कितनी और फैक्ट्री ओवरहेड इतना। ओके, देन इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं। ट्रांसफ़र आउट हमने कितने कर दिए वो लिख लिए 40,000। ऐसे बेसिकली 2 दफ़ा क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं ये मटेरियल के लिहाज से भी कंप्लीट है और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के लिहाज से भी कंप्लीट है, ठीक है। तो 40,000 यहाँ लिखा, यहाँ 40,000 लिखा। अब वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल के आगे क्या लिखा था? ऑल मटेरियल, यानी कि 100%, राइट। तो इसका हमने 100% निकाला, राइट, मतलब कि इससे मल्टीप्लाई किया। 100% इसका कितना था? 8,000 यूनिट्स, ठीक है मतलब कि इस 8,000 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी बेसिकली ऐड किया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये बताया जा रहा है कि ये 8,000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस का मटेरियल में 100% है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस में 2/3 है, ठीक है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये वर्क इन प्रोसेस का 2/3 है, ठीक है।
तो अब इसका 2/3 क्या बनता है, 8,000 का हमारे पास इतना बनता है, तो इसको लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वाले कॉलम में ऐड कर दिया, ठीक है। अब तीनों की यूनिट कॉस्ट निकाल ली, टोटल मटेरियल, ठीक है, को हमने डिवाइड कर दिया जो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स थे मटेरियल के, ठीक है। तो मटेरियल यूनिट कॉस्ट, लेबर यूनिट कॉस्ट भी हमने ऐसे ही निकाल ली कि जो टोटल लेबर था उसको डिवाइड कर रहे हैं हम ये टोटल इक्विवेलेंट यूनिट से, और देन फैक्ट्री ओवरहेड की यूनिट कॉस्ट, जो फैक्ट्री ओवरहेड हमें दिया हुआ था यहाँ टोटल, इसको डिवाइड कर रहे हैं जो इक्विवेलेंट यूनिट्स के हैं, तो ये हमारे पास रेट्स आ गए। अच्छा, अब हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड बताना है, तो इसमें हमने ट्रांसफ़र आउट इतने कर दिए हैं। बिगनिंग में हमारे पास 500 लॉस्ट हो गए थे, वर्क इन प्रोसेस 2500 है, ऑल मटेरियल यानी कि 100% मटेरियल का, और हाफ लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का यानी कि 50%, ठीक है। तो उसी तरह हमने किया, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का सेक्शन बना लिया, इसमें 100% लिखा, ठीक है, मटेरियल में, क्योंकि ऑल मटेरियल था, लेबर भी 50% और फैक्ट्री ओवरहेड भी 50%। इस तरह हमने इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लिए। अच्छा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या फ़र्क है इन प्रोसेस कॉस्टिंग। तो नॉर्मल लॉस ये एक्सपेक्टेड होता है, ये अनअवॉइडेबल लॉस होता है, यानी कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसको वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट कॉस्ट पर क्या इफेक्ट होता है कि इंक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड आउटपुट, ये बढ़ा देता है कॉस्ट पर यूनिट को। और एग्जांपल क्या है, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। अब पेट्रोल ने हमारे पास इवेपोरेट होना ही होना है, तो इसको ये कुछ एक्सपेक्टेड लॉस है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। देन एबनॉर्मल लॉस, ये एक्सेस में लॉस होता है ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेड लॉस, यानी कि ये हमारे पास नॉर्मल लॉस था, ये हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था, लेकिन ये उसके एक्सेस में हो गया, ये उससे ज़्यादा हो गया हमारे पास। इसको सेपरेट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हम चार्ज करते हैं, और ये इंक्रीज़ नहीं करता कॉस्ट पर गुड यूनिट। और फॉर एग्जांपल स्पिल ड्यू टू एक्सीडेंट बियॉन्ड नॉर्मल, यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जो कि हमने नॉर्मल में इसका अकाउंट नहीं किया था, कि ये एक्सीडेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। अब इसकी एग्जांपल, अगर आपको इनपुट दिया गया है 2500 किलोग्राम का, नॉर्मल लॉस उसमें से 10% आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है जो कि 250 बनता है। अब नॉर्मल लॉस आपका हो गया 75 kgs का। तो अब आउटपुट आपका क्या होगा कि इनपुट में से नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों को माइनस कर दोगे, तो वो आपके पास आ जाएगा आपका गुड आउटपुट। अच्छा, नॉर्मल एक्सपेक्टेड है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है गुड यूनिट्स में, लेकिन यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड है, इनकम स्टेटमेंट में से ट्रीट किया जाता है और यूनिट कॉस्ट नहीं बढ़ाता। ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड आउटपुट, ये हमने कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। अच्छा, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसमें हमें 400 यूनिट्स गिवन है इन्वेंट्री में एट रेट ऑफ ₹5, एडिशनल 500 यूनिट की परचेज एट रेट ऑफ ₹6, आपने 800 यूनिट्स सोल्ड किए हैं एट रेट ऑफ ₹8। तो सबसे पहले जो रेवेन्यू निकाल लेंगे, जितने आपने सेल किए उसको उनके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, जो न्यूएस्ट स्टॉक आपके पास आ रहा है, सबसे एंड पे जो नया स्टॉक आया है उसको सबसे पहले आपने सेल करना है। ओके, तो अब आपको ऑर्डर में देखना है कि सबसे पहले देखें 500 यूनिट आप मज़ीद परचेज़ करें हैं, 400 पहले से बढ़े हुए हैं, इस पर 500 आपने ऐड कर दिए, कितने रुपीज़ में, एट रेट ऑफ ₹6, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए कितने के आपने परचेज़ कर लिए, 3000 के, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके निकला 500 × 6 को, ठीक है। अच्छा, अब 300 यूनिट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, ये बेसिकली कहाँ जा रहे हैं, देखें आपने 800 यूनिट्स बेचने हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या तरीका पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो सबसे पहले आया उसे सबसे पहले आपने बेच देना है, ठीक है, सबसे पुराने स्टॉक को नहीं बेचना। तो टोटल आपको 800 यूनिट्स बेचनी है, राइट। अब इसमें से सबसे पहले आपके पास कौन से आए हैं, यानी कि सबसे लेटेस्ट कौन से आए हैं, वो ये 500 जो आपने परचेज़ किए थे एट रेट ऑफ ₹6, जिनकी कीमत यहाँ लिखी हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने सबसे पहले बेचे, ठीक है। बेसिकली इसके आने की एक अलग रो बन सकती थी, वो यहाँ पर आप लिख सकते थे बेसिकली कि 500
यूनिट्स एट रेट ऑफ ₹6 हमने परचेज़ किए हैं, ठीक है। परचेज़ यानी कि ये हमारी इन्वेंट्री में आ गए हैं, ठीक है। ये अब हम उन्होंने बेचने की लाइन लिखी है कि जब हम इन्हें इशू कर रहे हैं तो 800 हमें चाहिए थे, उसमें से ये सबसे नए आए वाले 500 हमने निकाल दिए। अब 8 में से 500 गए तो हमारे पास टोटल 300 बचे। अब मजबूरन क्योंकि नए स्टॉक में ये 300 नहीं है तो अब हम इससे पुराने वाले स्टॉक पे जाएंगे, जो कि बेसिकली हमारा 400 यूनिट्स थे इन्वेंट्री में पड़े, राइट। तो उन 400 में से अब हम 300 और निकाल देंगे ओपनिंग स्टॉक में से, ठीक है। उनका रेट क्या था? ₹5, मतलब कि ₹5 के रेट पर आप ये 300 यूनिट और निकाल रहे हैं और बाकी फिर आपके पास पीछे कितने बच जाएंगे? 100 यूनिट्स बच जाएंगे, ठीक है। तो वो एंड पे आप लिख सकते हैं कि 100 एट रेट ऑफ ₹5 हमारे पास बचे हुए हैं। बट बेसिकली हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी थी, तो यहाँ पर देखें जो आपने बेचे हैं ₹3000 के और ₹1500 के, उनको ऐड कर दिया तो 4500 ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। लेकिन हमने निकालना था ग्रॉस मार्जिन, तो इसमें क्या करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे। तो सेल्स हमारे पास कितनी थी? ये सेल्स का रेवेन्यू दिया हुआ, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास ये ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या फ़र्क है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले आया वो हमारे पास लोअर प्राइस पर आया था स्टॉक, उसको ही हम पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा लेकिन टैक्स भी फिर ज़्यादा होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगी क्योंकि जो चीज़ बाद में बनी है, लेटेस्ट आई है, उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा लगी होगी उस हिसाब से, तो उसको हम पहले निकाल रहे हैं। तो हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट कम लेकिन टैक्स भी कम होगा, लेकिन IFRS के अंडर ये अलाउड नहीं है। IFRS बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जस्टिफिकेशन क्या है? स्प्रेडिंग लॉस्ट यूनिट कॉस्ट की ओवर रिमेनिंग गुड यूनिट्स, कि जो लॉस हो गया है, जो यूनिट लॉस हो गए हैं उनकी कॉस्ट को बाकी बचे हुए गुड यूनिट्स पर हम स्प्रेड करें। तो इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जब नॉर्मल लॉस होता है तो कॉस्ट जो होती है हमारे पास ऑफ लॉस्ट यूनिट वो स्प्रेड हम कर देते हैं रिमेनिंग गुड्स पर। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, अनअवॉइडेबल है, और ये लॉस जो है ये रिप्रेजेंट नहीं करता वेस्ट या इनएफिशिएंसी को, क्योंकि इसने तो होना ही होना था, इसमें हमारी एफिशिएंसी नहीं है। अच्छा, ये प्रोसेस की नेचर में बिल्ट इन होता है। अब क्योंकि नॉर्मल है तो कॉस्ट ऑफ गुड आउटपुट शुड इंक्लूड ऑल कॉस्ट इनकर्ड, क्योंकि जो लॉस भी हो गया आखिर उसको बनाने में भी तो कॉस्ट आई थी हमारे पास, तो ये हमने कॉस्ट जो इनकर थी इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। दिस गिव्स अ मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक कॉस्ट पर यूनिट फॉर गुड आउटपुट प्रोड्यूस्ड, तो ये हमें ज़्यादा रियलिस्टिक कॉस्ट देता है। अच्छा, अब ये हमारे कुछ की फार्मूलाज वगैरह हैं। यूनिट सोल्ड के जो हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड और यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर दिया। नेट परचेजेस की परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस जो डिस्काउंट थे, जो मटेरियल अवेलेबल है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देन वी हैव जो मिस्टेक आपने नहीं करनी, EOQ का फॉर्मूला आपने सही से यूज़ करना है। बेसिकली हमारे पास ये अंडर रूट में है, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हैं, मटेरियल्स अक्सर हमारे पास 100% कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इवन इन वर्क इन प्रोसेस में भी आपने देखा था मटेरियल्स के आगे ऑल लिखा हुआ था, उसका मतलब था 100%। तो लेबर या फैक्ट्री ओवरहेड वो पार्शल हो सकते हैं, 2/3 या 1/2 इस तरह। अच्छा, नॉर्मल लॉस जो है हमारे पास ये अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं होते इसके, ठीक है। इसको आपने गुड यूनिट्स में ही इसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा आपकी फेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस आ रही है, नहीं, सेपरेट स्पेंडिंग एंड वॉल्यूम वेरिएंस आपकी होती है। और पीरियड कॉस्ट में हमारे पास एडवर्टाइजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाती हैं, इनको कभी आपने इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं करना।
बिन कार्ड हमें क्वांटिटी शो करता है सिर्फ, ठीक है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता, वो स्टोर्ड लेजर में होती हैं। और लास्ट इन फर्स्ट आउट IFRS के अंडर परमिटेड नहीं है, ठीक है, बट आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर किया, और बेसिकली आपको कुछ फिर भी समझ नहीं आया तो 1 से 18 तक सारे लेक्चर हमने इस सब्जेक्ट के कवर किए हुए हैं, उसमें आप डिटेल में जाके भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर भी हमने काफ़ी डिटेल से देखे हैं क्वेश्चंस, बट ज़्यादा इन डेप्थ कवरेज के लिए आपको सारे लेक्चर्स लेने चाहिए।